ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं oogenesis। oogenesis इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर चुके हैं। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में डिफरेंसेस है। oogenesis अगर हम लोग बात करें यहां पर तो oogenesis स्टार्ट होता है फीटल लाइफ से। फीटल लाइफ मतलब जब फीटस अपने मदर के यूट्रस में ग्रो कर रहा होता है, उसी समय अगर फीमेल फीटस है तो उसी समय उसकी ओवरी में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दे स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। देखिए oogenesis start from fetal life, फीटल लाइफ से स्टार्ट होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से। नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी भी स्टॉप नहीं करता, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन oogenesis जब तक कंप्लीट होती है तब तक 2 टाइम स्टॉप करती है। हम लोग बोलते हैं दे आर एक कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। दे आर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 टाइम ये प्रोसेस क्या करती है, ब्रेक करती है, स्टॉप करती है। एक जगह इसका स्टॉपेज होता है मियासिस फर्स्ट में, मियासिस फर्स्ट में, और एक जगह इसका स्टॉपेज होता है मियासिस सेकेंड में, मियासिस सेकेंड में। ध्यान रखें ये जो oogenesis है थोड़ा कंसेप्चुअल है। मियासिस 1 के डिफरेंट फेज होते हैं, तो इसमें हम लोग बात करते हैं इसका प्रोफेज। प्रोफेज तो सवाल है जो प्रोफेज होता है उसमें डिफरेंट स्टेज होती है। तो प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में, प्रोफेज के डिप्लोटिन स्टेज में फर्स्ट टाइम oogenesis क्या होती है, स्टॉप करती है। सेकेंड टाइम मियासिस 2, और मियासिस 2 को भी डिफरेंट फेज, इसमें हम लोग बात कर लें मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज 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 में स्टॉप करता है। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis दे आर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान दें, स्पर्मेटोजेनेसिस जब कंप्लीट होती है तो 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं, और oogenesis जब कंप्लीट होती है तो एक ही गैमीट बनता है, और इसके संग संग 2 और 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इन oogenesis, one haploid gamete, one haploid gamete, next 2 or 3 polar body, polar body,
देखिए हैप्लॉइड गैमीट की हम लोग बात कर रहे हैं। जो हैप्लॉइड गैमीट है इसमें हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी साइट्स की। सेकेंडरी साइट्स की ये क्या है? सेकेंडरी साइट्स। सेकेंडरी साइट्स को हम लोग गैमीट बोल रहे हैं। हैप्लॉइड इसका नंबर एक ही होगा ऑलवेज, नॉर्मल कंडीशन। और जो ये पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी भी क्या होती है? हैप्लॉइड। ये भी होती है क्या? हैप्लॉइड। तो दोनों हैप्लॉइड होते हैं। कुछ ऐसे मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग जिसमें टू पोलर बॉडी, और मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में क्या है? थ्री पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, ये जो oogenesis है लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके भी डिफरेंट फेज होते हैं। दे कंप्लीट इन डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज जैसे हम लोग बात कर लें मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। डिफरेंट फेज होते हैं। अब हम लोग oogenesis की मैकेनिज्म की बात करें कि oogenesis कैसे स्टार्ट होता है फीटल लाइफ से और कैसे कैसे कंप्लीट होता है। ध्यान दें, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis से आपसे क्या पूछता है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी आता है यहां से। अभी आपसे हम न्यूमेरिकल कराएंगे। चलो, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया, वैसे ही oogenesis में प्रेजेंट होता है oogonia। ध्यान दें, oogoनियम, oogoनियम। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। अब इस oogoनियम में माइटोसिस होगी, सेवरल टाइम माइटोसिस। सेवरल टाइम माइटोसिस। तो लास्ट नंबर में oogonia का ही फॉर्मेशन होगा। oogonia का ही फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस मदर oogoनियम में होता जाएगा, डाटर oogoनियम बनती जाएगी, और फिर जो डाटर oogonia है उसमें भी माइटोसिस होगी, तो मदर oogonia कहलाएगी, और जो न्यू प्रोड्यूस होंगे उससे ऑब्वियसली वो डाटर oogonia हो जाएगी। ऐसे क्या होगा? एक प्रोसीजर रिपीट करता जाएगा और oogonia का नंबर बढ़ता जाएगा। जितनी भी oogonia का फॉर्मेशन होना होता है सब के सब बिफोर बर्थ बनते हैं। oogonia आर फॉर्म बिफोर बर्थ। किसी भी oogonia का फॉर्मेशन या न्यू oogonia का एडिशन बर्थ के बाद नहीं होता।
नो oogonia are formed या added after birth. आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए। अब देखिए, अगर ओगोनियम में मतलब मदर ओगोनियम में माइटोसिस हुआ, लार्ज नंबर ओगोनियम बन रहा है, तो कौन सा फेज कहलाएगा? मल्टीप्लिकेशन फेज। जैसे हम लोग बात किए थे स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें माइटोसिस होगी तो लार्ज नंबर में सेल बनते हैं। अगर एक स्पर्मेटोगोनिया है तो डिवाइड करेगी, 2 सेल बनेंगे। ऐसे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम होते हैं तो वो हर एक में माइटोसिस होगी तो लार्ज नंबर में डॉटर सेल बनेगी। ऐसे यहाँ पर भी माइटोसिस होगी, ओगोनिया बनेगा। वहां पर माइटोसिस होती है तो स्पर्मेटोगोनियम बनता है, यहाँ क्या बनता है? ओगोनिया। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम लोग क्या बोलेंगे? माइटोसिस। अभी जो ओगोनिया है, ओगोनिया न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट करेगा, न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट करके अपना ग्रोथ करेगा। वहां पर स्पर्मेटोगोनियम बी न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट करके अपना ग्रोथ किया हुआ था, यहाँ पर ओगोनिया न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट करके अपना ग्रोथ करता है। वहां पर स्पर्मेटोगोनियम बी ग्रोथ करके जब मेच्योर होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, यहां क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocytes। accumulation of nutrients, न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट करेगा और मेच्योर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes। ध्यान दें, ओगोनियम डिप्लॉयड है, ओगोनिया भी डिप्लॉयड होगी, ए भी क्या होगा? डिप्लॉयड। आगे देखिए, अब ये जो प्राइमरी oocytes है, इस प्राइमरी oocytes में मियोसिस स्टार्ट होगी। मियोसिस स्टार्ट होगी ओगोनिया से प्राइमरी oocytes का बनना, दे आर द ग्रोथ फेज। यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। अब यहां पे प्राइमरी oocyte से मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, वहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था। देखें, प्राइमरी oocytes में मियोसिस 1, मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए यहां पर थोड़ी सी बातें। हम लोग लास्ट ईयर 11 क्लास में चलते हैं थोड़ा से, वहां पर सेल डिवीजन को पढ़ते हैं थोड़ा से। आप लोग जानते हैं कि जो मियोसिस होती है, यहां मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो मियोसिस होती है, क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। जो मियोसिस होती है, मियोसिस को हम लोग 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, ये सबको पता है। एक बोलेंगे क्या? मियोसिस 1 और दूसरे क्या बोलेंगे? मियोसिस 2। मियोसिस 1, मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होती है, इसको हम लोग फर्दर 2 पार्ट डिवाइड कर देते हैं। एक बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस 1 और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस 1। एज सच मियोसिस 2 के भी 2 पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। चलिए, कैरियोकाइनेसिस 1 में 4 फेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और
टीलोफेज 1। जो प्रोफेज 1 है इसमें 5 स्टेज होती है। लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकेटेन, डिप्लोटेन, डिप्लोटेन और डायाकाइनेसिस। बात समझे? मियासिस 1 हो चाहे मियासिस 2 हो, दोनों की जो साइटोकाइनेसिस होती है, दोनों की साइटोकाइनेसिस ये क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन होता है इसका, साइटोकाइनेसिस 1 का अनइक्वल डिवीजन, एज सच साइटोकाइनेसिस 2 का अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन दोनों का क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन। चलिए देखिए, प्राइमरी oocytes में, प्राइमरी oocytes में मियासिस स्टार्ट होगी। अब मियासिस का कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? मियासिस 1। मियासिस 1। अब ध्यान दीजिए, मियासिस 1 में क्या स्टार्ट होगा? कैरियोकाइनेसिस 1। अब बोले कैरियोकाइनेसिस में क्या स्टार्ट होगा? प्रोफेज 1। अब बोले प्रोफेज 1 की सबसे पहली स्टेज कौन सी आएगी? तो हम लोग क्या बात करेंगे? लेप्टोटीन। तो इस प्राइमरी oocytes में मियासिस 1 स्टार्ट हो गई। लेप्टोटीन स्टेज चल रहा है। ध्यान दें, ये है प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes सपोज करिए प्राइमरी oocytes है। अब इस प्राइमरी oocytes में मियासिस 1 की कैरियोकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन स्टेज स्टार्ट हो गई। लेप्टोटीन स्टेज स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ इसके पहले वाले लेक्चर मैंने बताया है, साथ ही साथ जो सपोर्टिंग सेल होता है वो भी डिवाइड करती। सपोर्टिंग सेल कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? फॉलिकुलर सेल्स। अब फॉलिकुलर सेल से बनता क्या है? ग्रैनुलोसा सेल्स। तो इस प्राइमरी oocytes के ऊपर ग्रैनुलोसा सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ग्रैनुलोसा सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इधर लेप्टोटीन खत्म हो चुकी होती है, जाइगोटीन चल रही होती है, जाइगोटीन खत्म हो जाता है, पैकेटीन स्टेज चल रही होती है, पैकेटीन स्टेज कंप्लीट हो जाता है। आता क्या है? डिप्लोटीन। आएगा क्या? डिप्लोटीन। और जैसे ही डिप्लोटीन स्टेज कंप्लीट हुआ, वैसे ही इस प्राइमरी oocytes के ऊपर, इस प्राइमरी oocytes के ऊपर ग्रैनुलोसा सेल की एक लेयर डिपॉजिट हो गई। आज जैसे ग्रैनुलोसा सेल की एक लेयर डिपॉजिट हो गई, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, दे आर द प्राइमरी फॉलिकल। डिप्लोटीन स्टेज कंप्लीट होते होते प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर इसी डिप्लोटीन स्टेज में मियासिस 1 टेम्पोरली अरेस्ट हो जाता है। यही क्या कर जाएगा? टेम्पोरली स्टॉप हो जाएगा। तो मियासिस 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में टेम्पोरली स्टॉप।
ये डिवीजन टेम्पोरली क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। टेम्पोरली क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। ओगोनियम से प्राइमरी फॉलिकल की जो लाइफ होती है, बनने की जो लाइफ होती है, ये कहाँ होता है, फीटल लाइफ में। अभी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई, बेबी डिलीवर नहीं हुआ, अभी बेबी अपने मदर के यूट्रस में है, तभी ओजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये कहाँ हुआ, फीटल लाइफ में। कहाँ स्टार्ट हुआ है, फीटल लाइफ में। ध्यान रहे, एक ओगोनिया तो नहीं है, एगोनिया लार्ज नंबर में है, मैक्सिमम नंबर में ओगोनिया है, और सब में माइटोसिस चल रहेगी, ओगोनिया का नंबर बढ़ता जाएगा। और हर एक ओगोनिया से प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। एक ओगोनिया से एक प्राइमरी फॉलिकल, एक ओगोनिया से एक प्राइमरी फॉलिकल, तो लार्ज नंबर में ओगोनिया, तो लार्ज नंबर में प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। तो फीटल लाइफ में जब प्राइमरी फॉलिकल का नंबर या प्राइमरी फॉलिकल बनता है, तो अप्रॉक्स 7 मिलियन के रेंज में प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं इन ईच ओवरी। ओवरी कितनी है, तो हर एक ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल जब बनता है फीटल लाइफ में, लगभग 7 मिलियन के रेंज में। आगे अब इसके बाद जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट होने को होती है, प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट करने लगते हैं। 7 मिलियन से इसका नंबर घटने लगता है, प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट करने लगता है। और एट टाइम ऑफ डिलीवरी एक एक ओवरी में कहीं पर आपको मिलेगा 3 से 4 लाख, कहीं पे मिलेगा 2 से 3 लाख, और कहीं पे हम लोग बात करते हैं 1.5 से 2 लाख। तो हम लोग एवरेज की बात कर लें यहां पर, 2 से 3 लाख। हर एक ओवरी में इतने नंबर बचते हैं। बना कितना था, 7 मिलियन, बचा कितना बर्थ के टाइम पर, 2 से 3 लाख प्राइमरी फॉलिकल इन ईच ओवरी। फीटल लाइफ कंप्लीट हो गई। अब आएगा बर्थ स्टेज। अब उस बच्चे का बर्थ होगा, प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट, तो बर्थ होगा। जब बर्थ होगा तो प्राइमरी फॉलिकल नंबर एज सेम रहेगा। प्राइमरी फॉलिकल यही 2 से 3 लाख इन ईच ओवरी। अब बर्थ के बाद जैसे जैसे उस फीमेल की प्यूबर्टी आएगी, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, जैसे जैसे उसकी प्यूबर्टी स्टेज, बोले तो 11 साल की एज आने को होगी, मतलब 0 डेज से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, वो फीमेल की प्यूबर्टी स्टेज आने को हो रही है। तो फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, पीएफ, प्राइमरी फॉलिकल आर डीजेनरेट कार्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया। दे आर कॉल्ड फॉलिकुलर एट्रेसिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलेंगे। नेक्स्ट, एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आ गई उसकी,
at time of puberty. Each ovary contains 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। हम लोग कल पढ़े थे क्या, टीएस ऑफ ओवरी, तो उसमें मैंने इसकी बात को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो हर एक ओवरी में एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पर इन ईच ओवरी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। अब आगे देखिए, जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आया, तो प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद क्या होता है, मेंसेस स्टार्ट होगा। और जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हुआ, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, मेंसेस में जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, वैसे ही डिप्लोटीन के आगे की स्टेप स्टार्ट हो जाएगी। स्टॉप कहां की थी, डिप्लोटीन स्टेज में। कब, बिफोर बर्थ। अब मियासिस 1 दोबारा स्टार्ट होगा, कब, जब प्यूबर्टी आएगी तब। और जब प्यूबर्टी आएगी तो डिवीजन कहां से स्टार्ट होगा, डायाकाइनेसिस से। तो डायाकाइनेसिस, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, और जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगी, डायाकाइनेसिस से। ब्लीडिंग का स्टेज चलेगा, धीरे धीरे मेंसेस का टाइम आगे बढ़ेगा। तो 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, ऐसे अप टू 28 डेज, अगर मान लो मेंसेस 28 दिन की है तो। अब जैसे जैसे ब्लीडिंग का फेज चल रहा है, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होगा वैसे ही डायकाइनेसिस स्टार्ट होगी। तो मेंसेस टाइम ड्यूरेशन आगे कंटिन्यू करेगा, डायकाइनेसिस खत्म हो जाएगा, बोले तो प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा क्या, मेटाफेज 1 कंप्लीट होगा। फिर एनाफेज 1 आएगा, एनाफेज 1 कंप्लीट होगा। टीलोफेज 1 आएगा, टीलोफेज 1 कंप्लीट होगा। और जैसे टीलोफेज 1 कंप्लीट होगा तो नंबर किसका आएगा, साइटोकाइनेसिस 1 की, जो क्या है, अनइक्वल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस 1 अनइक्वल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस 2 आल्सो अनइक्वल डिवीजन। तो देखें, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocytes है उसमें मियासिस 1 डायकाइनेसिस से अगेन स्टार्ट होगी। और फिर क्या होगा, मियासिस 1 कंप्लीट, ध्यान दें, मियासिस 1 कंप्लीट कब होगा, जब मियासिस 1 की साइटोकाइनेसिस 1 कंप्लीट होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं मियासिस 1 कंप्लीट। और जैसे साइटोकाइनेसिस 1 कंप्लीट होगा तो जो प्राइमरी oocytes डिप्लॉयड कंडीशन में थी, ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी oocytes टूट जाएगा। प्राइमरी oocytes ब्रेक कर जाएगी। दो अनइक्वल साइज के सेल मिलेंगे, क्योंकि साइटोकाइनेसिस 1 अनइक्वल डिवीजन है। एक होगा छोटा पार्ट, और छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिनी पार्ट, बोले तो स्मॉल पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या होगा, लार्ज। दूसरा पार्ट क्या होगा, लार्ज। मियासिस 1 दे आर कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन कहां स्टार्ट हुआ है, प्राइमरी oocytes। और प्राइमरी oocytes कैसे है, डिप्लॉयड। तो यहां पर क्या मिला, हैप्लॉयड। दो अनइक्वल टाइप के सेल मिलेंगे, एक टीनी पार्ट बोले तो स्मॉल पार्ट, और दूसरा लार्ज पार्ट। जो स्मॉल पार्ट है इसको बोलेंगे कार्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट
पोलर बॉडी, दे आर कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। मैंने बताया था दो पोलर बॉडी बनता है और इन ह्यूमन में, लेकिन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिनमें तीन पोलर बॉडी बनता है, उसकी बात अभी हम लोग करेंगे यहां पर। ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है जो हम बता रहे हैं। लार्ज बॉडी, लार्ज बॉडी हम लोग बोलेंगे कार्ड सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes, लार्ज बॉडी क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocytes। मियासिस 1 कंप्लीट हो गया, रिजल्ट में आपको क्या मिला, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocytes। आगे चलिए, अब साइटोकाइनेसिस 1 एंटर करेगा कैरियोकाइनेसिस 2 में, और सेल डिवीजन टाइम आपने पढ़ा था, यहां दोनों के बीच क्या होता है, इंटरकाइनेसिस। दोनों के बीच क्या होगा, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस की हेल्प से मियासिस 1 इंटर कर जाता है मियासिस 2 में, और मियासिस 2 में क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस 2। अब कैरियोकाइनेसिस 2 के भी 4 फेज, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 देखिए, इन ह्यूमन बीइंग एंड सम मैमल्स मियासिस 2 स्टार्ट होने की पहले फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट, और मियासिस 2 जब स्टार्ट होने को है तब फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाएगी, बचेगा क्या, सेकेंडरी oocytes। तो सेकेंडरी oocytes में ही मियासिस 2 स्टार्ट हो पाती है। अगर फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट ना होता तो मियासिस 2 भी इस फर्स्ट पोलर बॉडी में स्टार्ट हो जाता, क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉयड। जैसे इसका न्यूक्लियस हैप्लॉयड है तो इसका भी न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉयड है। इस वजह से मियासिस 2 दोनों में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मियासिस 2 जब स्टार्ट होने को होता है इन ह्यूमन बीइंग्स तो फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट, बचेगा क्या, सेकेंडरी oocytes, हैप्लॉयड है, और इसी सेकेंडरी oocytes में क्या स्टार्ट होगा, मियासिस 2। देखें, ध्यान देते हैं इसके नीचे मियासिस 2, मियासिस 2 स्टार्ट होगी। और जब मियासिस 2 स्टार्ट होगी, जब मियासिस 2 स्टार्ट होगी तो मियासिस 2 का सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, कैरियोकाइनेसिस 2, और कैरियोकाइनेसिस 2 फेज नंबर फर्स्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा, यहां पर प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा, प्रोफेज 2 कंप्लीट। फिर क्या आएगा, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेटाफेज 2 आएगा। आ जैसे ही मेटाफेज 2 आता है, जैसे ही मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है, मियासिस 2 इस मेटाफेज 2 में क्या हो जाएगा, स्टॉप, दोबारा फिर स्टॉप करेगा। When metaphase 2 complete in
सेकेंडरी oocytes जैसे मेटाफेज 2 सेकेंडरी oocytes कंप्लीट होगा, देन द सेकेंडरी oocytes release मेटाफेज को प्रमोट करने वाला फैक्टर, रिलीज मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, शार्म क्या बोलेंगे, एमपीएफ। रिलीज जाएगा। जैसे मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर रिलीज हुआ, इसी मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर की वजह से मियासिस 2 मेटाफेज 2 में स्टॉप हो जाती है। ड्यू टू एमपीएफ, मियासिस 2 temporarily स्टॉप। टेम्पोरली क्या हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। मेटाफेज 2 में मियासिस 2 क्या हो गया, स्टॉप कर गया। अब इसके बाद जैसे स्टॉप करेगा, टर्सरी फॉलिकल बन जाएगी। टर्सरी फॉलिकल बन जाएगी। मैंने आपको बताया था प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल जब बनेगा तो मियासिस 2 क्या हो जाएगी, यहां पर स्टॉप कर जाएगी। उसके बाद टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। लास्ट लेक्चर देखिए, मैंने आपको बताया है। आगे देखिए, टर्सरी फॉलिकल मैच्योर टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। आज जैसे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, मेंसेस का 13 दिन कंप्लीट होने को होगा। आज जैसे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, मेंसेस का 13 डेज कंप्लीट होने को होगा। और जब 13 डेज कंप्लीट होने को होगा, वैसे ही एलएच हार्मोन सडन इंक्रीज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सडन इंक्रीज कार्ड, हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोले थे एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज बोलेंगे। और जैसे एलएच सर्ज होगा, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक कर जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल के ब्रेक की वजह से जो ओवरी की वॉल भी है वो टूट जाएगी। ओवरी की वॉल टूट जाएगी। और जब ओवरी की वॉल टूट जाएगी तो सेकेंडरी oocytes, यहां जो आपको सेकेंडरी oocytes दिख रहा था ओवरी में, ये सेकेंडरी oocytes रिलीज हो जाएगी। सेकेंडरी oocytes released from ovary। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्ड ओवल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन हो गया। मेंसेस का कौन सा दिन होगा, मेंसेस का 14th डेज आ गया, ओवल्यूशन हो गया। आप देखिए, मैं आपको बताया, हाथ फैला खड़े हो गए,
सपोज करिए नेक और हेड ना हो, दोनों लेग ना हो, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, यूट्रस और वजाइना। हमारे हैंड क्या हो जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट इस्थमस, हाँ इस्थमस, एम्पुला, इन्फंटिबुलम में फिंगर लाइक पोजीशन फिम्बरी, यहाँ क्या है, ओवरी। तो ओवरी से 14 डेज पर, 14 डेज पर ओवरी से, ओवरी से 14 डेज पर सेकेंडरी ओसाइट्स क्या हुआ, रिलीज, हम लोग क्या बोलेंगे, ओवल्यूशन। तो ओवरी यहाँ है, ओवरी सेकेंडरी ओसाइट्स निकला और फिम्बरी उसको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। और इस इन्फंटिबुलम में क्या था, ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू सेकेंडरी ओसाइट्स कहाँ चला जाएगा, इन्फंटिबुलम के अंदर। और जैसे इन्फंटिबुलम के अंदर आएगा तो इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू की जो सीलिया है उस सेकेंडरी ओसाइट्स को सेंड करेगी कहां पर, एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर। और जैसे एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पहुंचेगा सेकेंडरी ओसाइट्स, इस रास्ते से क्या आएगा, इस रास्ते से आएगा इस पर, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। देखिए जरा, ओवल्यूशन हुआ, उसके बाद द सेकेंडरी ओसाइट्स, द सेकेंडरी ओसाइट्स, ध्यान रहे अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी ओसाइट्स किस फेज में निकलता है, आप क्या बोलेंगे, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 में सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज होता है। तो सेकेंडरी ओसाइट्स picked by fimbri and enter in fallopian tube। बात सुन रहे, इसके जस्ट आगे द सेकेंडरी ओसाइट्स, जब फैलोपियन ट्यूब पहुंचेगा तो सेकेंडरी ओसाइट्स इसे के जस्ट बिलो आप लिखेंगे, सेकेंडरी ओसाइट्स reaches at ampulla isthmus junction। एम्पुला isthmus जंक्शन, एम्पुला isthmus जंक्शन पर पहुंचेगा, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखिए आगे ध्यान दें, जैसे ख्याल करिए स्पर्म, स्पर्म के एक था हेड, हेड क्या था, एक्रोसोम, हेड के नीचे क्या था, नेक, नेक क्या था, दो टाइप का सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टेंस सेंट्रियोल। फिर क्या थी, बॉडी थी, बॉडी में क्या था, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, और उसमें कितने थे, 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चले क्या बना था, टेल, टेल क्या करता है, स्पर्म को मूवमेंट कराता है। चले फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो इसको और देखेंगे। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जैसे ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर इंटर करता है। फिर सुनिए, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इंटर करता है, देखिए the proximal centriole enter in secondary oocytes।
कब? एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन द सेकेंड्रियोसाइट्स, जैसे प्रॉक्सिमस सेंट्रियोल सेकेंड्रियोसाइट्स के अंदर एंटर करता है, वैसे ही सेकेंड्रियोसाइट्स रिलीज एपीसी। एपीसी रिलीज करेगा। एपीसी क्या है? हम लोग बात करते हैं एनाफेज, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। क्योंकि यहां हम लोग बात करें एमपीएफ की वजह से मियासिस 2 मेटाफेज 2 में स्टॉप कर गया था, और जैसे ही स्पर्म का प्रॉक्सिमस सेंट्रियोल सेकेंड्रियोसाइट्स के अंदर इंटर करेगा, वैसे ही सेकेंड्रियोसाइट्स रिलीज करेगी क्या? एपीसी। ड्यू टू एपीसी एमपीएफ ब्रेकडाउन। एपीसी की वजह से एमपीएफ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। आज जैसे एमपीएफ टूट जाएगा, वैसे ही एनाफेज 2 स्टार्ट हो जाएगी। क्या आएगा? जैसे ही एमपीएफ ब्रेक करेगा, मेटाफेज 2 एंड हो जाएगा। स्टार्ट क्या हो जाएगा? एनाफेज 2। एनाफेज 2 स्टार्ट होगी, एनाफेज 2 कंप्लीट। उसका टीलोफेज 2 स्टार्ट होगा, टीलोफेज 2 कंप्लीट होगा। आज जब टीलोफेज 2 कंप्लीट होगा, फिर क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस 2। आज जैसे साइटोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस 2 कंप्लीट होगी, मियासिस 2 कंप्लीट। जब मियासिस 2 कंप्लीट, मियासिस 2 कहां स्टार्ट हुआ था? सेकेंड्रियोसाइट्स में। कंप्लीट कहां होगा? मियासिस 2 सेकेंड्रियोसाइट्स में। और जैसे मियासिस 2 कंप्लीट होगा, वैसे ही सेकेंड्रियोसाइट्स 2 अनइक्वल पार्ट में टूट जाएगा। 2 अनइक्वल पार्ट टूट जाएगा। एक टीनी बॉडी, टीनी पार्ट, एक टीनी पार्ट और दूसरा लार्ज पार्ट। जो टीनी पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो लार्ज पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड ऊटिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊटिड। और जब ऊटिड मैच्योर होगा, ऊटिड मैच्योर, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवा। ओवा। ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है, ये क्या है? हैप्लॉयड। और ओवा भी क्या होता है? हैप्लॉयड। एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है, ओवम क्या है? तो सेकेंड्रियोसाइट्स हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम। ध्यान रहे, ओवा का फॉर्मेशन कहां हुआ? तो ओवा का फॉर्मेशन कहां होता है? जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो कभी आप ये नहीं कहेंगे कि ओवा का फॉर्मेशन ओवरी में होता है। दे आर रॉन्ग। आपको सही बोलना है कि ओवरी के अंदर सेकेंड्रियोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ओवुलेशन के टाइम पर ओवा रिलीज नहीं होता। ओवुलेशन के टाइम पर ओवा रिलीज नहीं होता। फ्रॉम ओवरी क्या रिलीज होगा? सेकेंड्रियोसाइट्स, नॉट ओवा रिलीज। ओवा का फॉर्मेशन कहां पर? जहां पर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहां पर? एम्ब्लोइस्मस जंक्शन पर। और एम्ब्लोइस्मस जंक्शन पार्ट किसका है? एम्ब्लोइस्मस जंक्शन पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। सेकंड नंबर पॉइंट,
आपसे पूछेगा ओवा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब में। आपसे पूछेगा कि सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ बनती है, तो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है फैलोपियन ट्यूब में। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सेकेंड पोलर बॉडी तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से न्यूमेरिकल बनेगा। सेकेंड पोलर बॉडी कहां बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है फैलोपियन ट्यूब में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवा कहां बनता है, ओवा कहां बनता है, ओवा बनता है फैलोपियन ट्यूब में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में, सॉरी सेकेंड पोलर बॉडी फैलोपियन ट्यूब में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जरा हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी की बात करें, तो फर्स्ट पोलर बॉडी तो ओवरी में बनती है। फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी में बनती है, और सेकेंड पोलर बॉडी कहां बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है फैलोपियन ट्यूब में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, न्यूमेरिकल बच्चे यहीं से बनेगा। फर्स्ट पोलर बॉडी, दे आर द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये कहां बनता है, ओवरी के अंदर। सेकेंड पोलर बॉडी कहां बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में। इसका ये मतलब हुआ कि हर एक मेंसेस में सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हर एक मेंसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब होगा तभी सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी फैलोपियन ट्यूब में सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। हर एक मेंसेस में फर्स्ट पोलर बॉडी तो बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी हर एक मेंसेस में नहीं बनती, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। सेकेंड नंबर का पॉइंट, चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो चाहे सेकेंड पोलर बॉडी हो, इनका लाइफ क्या है, ये डीजनरेट हो जाएंगे। इनका फाइनली काम क्या है, डीजनरेशन। ये दोनों के दोनों डीजनरेट हो जाते हैं, और जो डीजनरेशन का मटेरियल होता है वो यूटिलाइज एज ए न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में यूटिलाइज जाता है। थर्ड नंबर का पॉइंट, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनमें मियासिस टू स्टार्ट होने के पहले फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट नहीं होती, तो मियासिस टू इसमें भी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें भी स्टार्ट हो जाएगी। मियासिस टू इसमें भी कंप्लीट होगा, और जब मियासिस टू फर्स्ट पोलर बॉडी में कंप्लीट होगा, दो पोलर बॉडी बनेगा। दो पोलर बॉडी, अगर मियासिस टू इसमें कंप्लीट हुआ, ध्यान दें, अगर मियासिस टू इसमें कंप्लीट हुआ तो दो पोलर बॉडी, एक पोलर बॉडी एक पोलर बॉडी, दो पोलर बॉडी बनता है अगर मियासिस टू इसमें कंप्लीट होता है। तो अगर मियासिस टू इसमें कंप्लीट हुआ दो पोलर बॉडी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद इन सम मैमल्स, फर्टिलाइजेशन के बाद इन सम मैमल्स दो पोलर बॉडी ये हो गया, एक पोलर बॉडी ये हो गया, टोटल तीन पोलर बॉडी और एक ओवा का फॉर्मेशन। लेकिन इन ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट, मियासिस टू कहां स्टार्ट होगा, सेकेंडरी साइड्स में। इन ह्यूमन बीइंग फर्स्ट पोलर बॉडी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकेंड पोलर बॉडी। इन ह्यूमन बीइंग्स दो पोलर बॉडी, एक फर्स्ट पोलर बॉडी दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी, और एक ओवा का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनता है, ओवरी के अंदर, और सेकेंड पोलर बॉडी कहां बनती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बात समझ गई। हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का।
एक क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मेरी बात अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखते हैं कौन सॉल्व करता है। एक फीमेल है, बात सुने, क्वेश्चन सुने। एक फीमेल है जिसकी मेंसेस 28 डेज की है, जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है, अपने थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ में उसने 2 चाइल्ड बर्थ कराती है। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ secondary oocytes reproduce remaining life of the female? Question number 2, how many polar body are produced in remaining life? Question number 3, how many numbers of second polar body are formed? बात सुन रहे? तो क्वेश्चन लिखते हैं। A female produce 2 child in their reproductive life. In their reproductive life. The menstrual cycle of female are 28 days. Then calculate, then give answer। आप आंसर देंगे। How many number of secondary oocytes are produced in their remaining life? How many number of polar body are formed? Third, how many number of second polar body
बात सुन रहे एक क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए यहां देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है। आंसर कैलकुलेट करते हैं। पहले कंसेप्ट समझें। 28 डेज की उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। पहले तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ कितनी है, पहले हमें ये जानना है। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव लाइफ निकालना है फीमेल का। लाइफ, किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ क्या होता है, जिस टाइम ड्यूरेशन में वो चाइल्ड बर्थ करा सकती है। तो हम लोग बात करें मेनोपॉज माइनस मेनार्की। आगे हम लोग मेनोपॉज और मेनार्की के विषय में बात करेंगे जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। डिटेल आपके सिलेबस में आएगी। और एक मजे की बात है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही आता है। मेनोपॉज और मेनार्की, तो देखिए मेनोपॉज की जो टाइम ड्यूरेशन होता है, हम लोग बात करते हैं 45 से 50 ईयर की। ये इसमें से मेनार्की को माइनस कर देंगे। अब मेनार्की की एज कितनी है, 11 से 13 साल, माइनस कर देंगे। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत टफ मैथ है नहीं। 45 से 50 ईयर माइनस करें 11 से 30 ईयर, तो क्या आएगा 4 3 माइनस 37। तो उसकी रिपोर्टिव लाइफ थ्रू आउट होल लाइफ में 34 साल से 37 साल, 34 से 37 ईयर की होती है। मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन में कभी भी चाइल्ड बर्थ करा सकती है। तो यहां पर हम लोग ऑन एवरेज की बात कर लें 35 ईयर। किसी एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ एवरेज में 35 ईयर होती है। 35 ईयर मतलब प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, मेनार्की तक खत्म हो जाती है। मतलब 11 साल से लेकर के 45 साल या 13 साल से लेकर के 17 साल उसकी लाइफ, सॉरी 13 साल से लेकर 50 साल तक उसकी ऐसी लाइफ है जिस लाइफ में वो क्या कर सकती है, चाइल्ड बर्थ करा सकती है। तो 35 साल तक वो क्या कर सकती है, चाइल्ड बर्थ करा सकती है। बात समझिए। चलिए अब हम लोग ये देखें कि 28 दिन की इसकी मेंसेस है, तो एक साल में कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 1 ईयर, एक ईयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल निकाल लें। एक साल मेंस्ट्रुअल साइकिल निकाल लें और 35 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन देयर होल लाइफ। तो चलिए 28 डेज की बात करें तो लगभग 1 मंथ, एक साल में 12 मंथ, तो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सीधी सीधी हो जाएगी। 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सीधी सीधी हो गई। लेकिन ध्यान दें
जो हम लोगों का कैलेंडर है, जिसको WHO कंसीडर कर रहा है, एक मंथ या तो 30 डेज की होगी या तो 31 डेज की, यही की बात करें। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग 28 डेज माइनस कर दें तो कितना मिलेगा, 2 डेज, और इसमें से 28 माइनस कर दें तो कितना मिलेगा, 3 डेज। 3 डेज मिलेगा, मतलब कि एक मंथ में 30 दिन का एक मंथ, तो 28 दिन की एक मेंसेस, मतलब एक मंथ में 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग। 28 दिन की मेंसेस हो गई। मान लो 1 जनवरी की मेंसेस आई तो 28 जनवरी तक उसकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुई, 29 को फिर आएगा। तो एक मंथ में 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, और किसी किसी मंथ में 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, और एक साल में 12 मंथ होते हैं। इसका मतलब ऑन एवरेज एक साल में 6 टाइम 30 दिन का होगा, और 31 डेज का मंथ 6 टाइम होगा। हम लोग ऐसे बात कर लें, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक मंथ में 2 डेज एक्स्ट्रा अगर 30 दिन का मंथ है, 3 डेज एक्स्ट्रा अगर 31 डे का मंथ है। तो एक साल में लगभग 30 दिन का 6 टाइम आता है। तो एक मंथ में 2 डेज, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लें कितना आएगा, 12 डेज। 3 का मल्टीप्लाई करें 6 मंथ, 6 मंथ प्लस 6 मंथ मतलब 12 मंथ, 12 मतलब एक ईयर, तो कितना मिला है, 18 डेज। ऐड कर दें तो 30 डेज। इसका ये मतलब हुआ कि एक साल में 30 दिन एक्स्ट्रा होता है और 28 दिन की साइकिल होती है। इसका मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साल में और होगी। अब आते हैं बीच में फरवरी। तो फरवरी कभी 28 दिन की होती है, कभी 29 दिन की होती है, 29 डेज की। तो 30 डेज, अगर मान लो 30 डेज ये लें तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें एक और ऐड हो जाएगा, अब बचा कितना, 2 डेज। 2 डेज बचा। अगर फरवरी 28 डेज की है तो 2 माइनस हो जाएगा। ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं 1 ईयर में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस एक और मेंस्ट्रुअल साइकिल, एवरेज में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। एक साल में लगभग 13 मेंसेस आएगा, और उसके रिपोर्टेड लाइफ कितनी है, 35 साल तक। तो टोटल नंबर ऑफ menstrual cycle in their whole life कैलकुलेट कर दें तो 35 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अगर आप कंसीडर करें तो ऑन एवरेज 450 डेज आपको मिलेगा, सॉरी 450 मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके पूरे लाइफ में 450 मेंसेस आएगी अगर सारी की सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है तो। पूरी लाइफ में 450 मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एवरेज आनी है अगर उसकी हर एक मेंसेस नॉर्मल है, मेंसेस रेगुलर है तो। इरेगुलर है तो एबनॉर्मलिटी। ये तो रहा कैलकुलेशन कि किसी फीमेल की होल लाइफ में कितनी मेंसेस आने हैं, आपने निकाल लिया। अब आइए क्वेश्चंस पर। 2 चाइल्ड बर्थ कराती है, 2 चाइल्ड बर्थ कराती है और 28 दिन की उसकी मेंसेस थी, तो 2 चाइल्ड बर्थ करा रही है, 2 चाइल्ड बर्थ करा रही है। अब यहां पर हम लोग एक कंसीडर करें कि एक चाइल्ड बर्थ कराने में कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल का नुकसान होता है। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी,
450 उसकी होल लाइफ में। इन वन चाइल्ड बर्थ एक चाइल्ड बर्थ में भाई 9 मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या है 9 मंथ, तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी है तो 9 मंथ तक मेंसेस नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन में नहीं आती। नेक्स्ट, आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक मेंसेस और नहीं आती, इसकी बात हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक मेंसेस और नहीं आती, 6 मंथ तक मेंसेस और नहीं आती। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने नुकसान हुए, 9 + 6 15 मंथ। मतलब अगर वो सिर्फ एक चाइल्ड बर्थ कराती है तो 15 मंथ तक, अगर सब कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजी उसकी बॉडी की है तो 15 मंथ तक उसकी मेंसेस नहीं आनी है, 15 मंथ तक मेंसेस नहीं आनी है। ऐसे ही उसने क्या कराई है, 2 चाइल्ड बर्थ, 2 चाइल्ड बर्थ, 2 चाइल्ड बर्थ कराई।